जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, अगर किसी मैच को आपको जीतना है और आपकी जीत के दो कारण हो सकते हैं। या तो बहुत अच्छा आप खेलें या आपका विरोधी और विपक्षी बहुत गलत खेले, तब आप मैच जीत सकते हैं। अब ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से हमारे देश की राजनीति बदली है और जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी रणनीति को बदला है और टीम को बदला है, उससे लगता है कि एक तरफ तो मोदी जी गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, उनकी टीम गलतियों पे गलती किए जा रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनकी टीम अच्छा खेलकर गेम को जीतने का प्रयास कर रही है। मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं एक एक करके अपनी बात को समझाने का प्रयास करता हूं। राहुल गांधी ये समझ गए थे कि आज के तारीख में जैसे सारे संवैधानिक पदों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, अब लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से नहीं होगी, ये जमीन पे जनता से जुड़ के होगी। इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और उसके बाद उन्होंने समाज के हर वर्ग से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना, चाहे वो वेजिटेबल सेलर्स हो, चाहे वो धान रोपने वाले हों, चाहे वो टेम्पो चलाने वाले लोग हों, चाहे वो कुली हों, ट्रक ड्राइवर्स हों, और उनके साथ बैठे, उनके साथ खाना खाया, और उन्होंने ये बताया जनता को कि मैं आपकी समस्याओं से अवगत हूं। चाहे उन्होंने बच्चों से, युवाओं से संवाद किया हो, यूनिवर्सिटीज के अंदर संवाद किया हो, जनजी से संवाद किया हो, और चाहे उन्होंने कोटा के अंदर बच्चों को संबोधित किया हो, उन्होंने हर समाज के वर्ग को ये बताया, क्योंकि वो जान गए थे कि संस्थाओं के माध्यम से और पुराने ट्रेडिशनल मेथड से भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए एक रास्ता उनको ये चुनना पड़ेगा, जो उन्होंने चुना उसकी सफलता उनको मिली। 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का उन्हें फायदा मिला, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मेजोरिटी नहीं लेने दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपने टूल्स हैं, उन टूल्स के माध्यम से उन्होंने सरकार बना ली और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद राहुल गांधी ने यह समझा कि जनता से तो मैंने संपर्क कर लिया है, अब मुझे अपनी एक ऐसी टीम जुझारू लोगों की स्थापित करनी है जो जनता तक मेरी बात पहुंचा सके। क्योंकि यह देखा जा रहा था कि राहुल गांधी तो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर नेता या तो उनका साथ नहीं दे रहे थे या निष्क्रिय पड़े थे। उन्हें लगता था कि जनता का आक्रोश बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका दुराव होगा, और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और वो सत्ता में स्थापित हो जाएंगे। हर प्रदेश के अंदर ऐसे बड़े बड़े नेता थे जिनको लगता था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उनके बिना कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं होगा। तो राहुल गांधी ने इसको भांपते हुए अपनी टीम तैयार करनी शुरू की, और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो उनको मिला, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, पिछले 2-3 साल से कहता आ रहा हूं, साउथ के अंदर उनको एक ऐसा आदमी मिल गया जो आदमी वास्तविकता में राजनीतिक परिपक्वता का, महारत, सिद्ध पुरुष, और जिसकी जो लॉयल्टी है वो निर्विवाद है, और एक ऐसा स्टेट जो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है। एक तरफ साउथ इंडिया पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो गया है, और इस व्यक्ति ने जिसका मैं ट्रम्प कार्ड जिसको कह रहा हूं, इसने अपने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से अपनी महारत हासिल की और दिखाई, उससे भारतीय जनता पार्टी हतप्रद है। मतलब पिछले 12 साल में भारतीय जनता पार्टी कभी बैकफुट पे नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस स्टेट के अंदर, कर्नाटका के अंदर, इस व्यक्ति ने, डीके शिव कुमार ने बैकफुट पे ला दिया। आप ये देखिए, हर प्रदेश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चलता है, वहां पे डीके शिव कुमार ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वाले विधायकों ने कांग्रेस को वोट दे दिया, और जो आज के तारीख में कर्नाटका के एनडीए गवर्नमेंट में 3 मंत्री हैं, वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्टेटमेंट देना पड़ा कि डीके शिव कुमार के आने के बाद उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि सिद्धारमैया साहब एक अच्छे नेता थे, समाजवादी नेता थे,
जमीन से जुड़े हुए नेता थे, ओबीसी नेता थे, लेकिन जो एक धार की आवश्यकता है, जो एग्रेशन की आवश्यकता है और एक लॉयल्टी के साथ साथ एक किलर इंस्टिंक्ट की आवश्यकता है, वो डीके शिवकुमार में सिद्ध हुई जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा दी। अब ये 3 मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के थे, एक डीके कुमार स्वामी, प्रहलाद जोशी और शोभा करंजवाली, तीनों मंत्री हैं। तीनों को ये शिकायत करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा कि एसआईआर के माध्यम से बंगाल और वेस्ट बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर तो अच्छे रिजल्ट्स मिल गए, लेकिन कर्नाटका के अंदर जो एसआईआर हो रही है उसमें डीके शिवकुमार ने वो कर दिया है, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार ने वो कर दिया है जो हमने बंगाल और बिहार में किया। मानी बात है कि आज के तारीख में अगर सामाजिक विश्लेषण किया जाए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जो सवर्ण वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो मुसलमान वर्ग है वो कांग्रेस के साथ है, और जो ओबीसी हैं और एससी एसटी हैं वो डिवाइडेड है, लेकिन एससी एसटी ज्यादातर कांग्रेस के साथ है और ओबीसी ज्यादातर बीजेपी के साथ है। वो अमित शाह साहब की मैनिपुलेशन की वजह से और ओबीसी के अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व, जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया, संजय निषाद को लिया, अनुप्रिया पटेल को लिया, ओपी राजभर को लिया, उसकी वजह से, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से। और ये हमारी बात है कि अगर अपोजिशन पार्टी को वीक करना है, जैसा बंगाल में किया गया, बिहार के अंदर किया गया, तो ज्यादातर वोट जो काटे गए वो मुसलमानों के काटे गए और दलितों के काटे गए। और कर्नाटका जैसे प्रदेश में जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहां पे जो उत्तर भारत के लोग आके प्रवास करते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन अगर वहां पे इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो वहां मुसलमानों के नाम काटे जाते, दलितों के नाम काटे जाते। लेकिन अब डीके शिवकुमार के आने की वजह से मुसलमानों के नाम भी नहीं कट रहे हैं, दलितों के नाम भी नहीं कट रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अपने वोटर जो बाहर से आए हैं वहां पे कर्नाटका के अंदर, उनके नाम कटने की संभावना इसलिए है क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट शायद नहीं है जो कि कर्नाटका के अंदर वोटर आईडी कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा कर्नाटका के अंदर कांग्रेस ने एक और रणनीति बहुत अच्छी अपनाई। परमेश्वरन जो दलित समाज से आते हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद वहां पे जो होम मिनिस्टर बने वो प्रियांक खड़गे बने। प्रियांक खड़गे भी दलित समाज से आते हैं। अब आप सोचिए, दो ऐसे प्रतिनिधित्व उन्होंने दलित समाज को दिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है और होम मिनिस्टर भी है। और होम मिनिस्टर बनने के बाद प्रियांक खड़गे ने जो साहसिक निर्णय लिया, जिसकी आवश्यकता हर कांग्रेस नेता को है, उन्होंने कहा कि आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और जो लाखों करोड़ों के बिल्डिंग बनाते हैं, उनके पास एसेट्स है, इनकम टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड है। तो उन्होंने कहा कर्नाटका के अंदर तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मानी बात है कि आरएसएस से बड़ी तगड़ी रिएक्शन होने वाली थी, लेकिन प्रियंक खड़गे अपनी बात से अडिग हो गए। और ये मानी बात है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इन पे अटैक करना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो वहां पे जेडीएस का बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है वो वोकलिंगा कास्ट में है, जो करीब 12-13% कर्नाटका की पॉपुलेशन के हैं। 15-16% लिंगायत हैं और 12-13% वोकलिंगा है। एचडी कुमार स्वामी भी वोकलिंगा हैं और डीके शिवकुमार भी वोकलिंगा हैं, और इनका प्रभाव साउथ कर्नाटका में बहुत ज्यादा है, और यहीं से जेडीएस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जैसे जैसे जेडीएस के नेता प्रोजल रवन्ना का नाम आया बहुत सारी अश्लील वीडियो बनाने के लिए, उसकी वजह से जेडीएस का डाउनफॉल हुआ। एचडी देवेगौड़ा साहब बुजुर्ग हो गए हैं, एचडी कुमार स्वामी की पकड़ कमजोर होने लगी, और डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने से वोकलिंगा जो साउथ कर्नाटका में बहुत मजबूत हैं, वहां पे कांग्रेस को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल गई। अब आप ये सोचिए, जहां पे 25% एससी एसटी हो, जहां पे 12% वोकलिंगा हो, जहां 15% मुसलमान हो, वहां पे कांग्रेस ने अपनी स्थिति कितनी ज्यादा मजबूत कर ली। और इसके बाद एमएलसी इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से कांग्रेस को वोट दिलाना, तो कर्नाटका तो इन्होंने अपने को बिल्कुल फोर्टिफाई कर लिया कांग्रेस ने। इसके अलावा सतीशन जी का केरला में बनना चीफ मिनिस्टर,
जिनका जमीन से कांटेक्ट बहुत ज्यादा है, जनता से कांटेक्ट बहुत ज्यादा है। और उधर रेवंत रेड्डी का तेलंगाना के अंदर चीफ मिनिस्टर बनना, यंग, डायनेमिक, और जिस प्रकार की स्कीम रेवंत रेड्डी ने चालू की, उससे एक उन्होंने एक कदम उठाया। और जिस प्रकार के डीके शिवकुमार के और रेवंत रेड्डी के और उद्धव थलापति विजय के कांग्रेस के समर्थन की वजह से जो साउथ है पूरी तरह फोर्टिफाई हो गया, रह गया केवल आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू को यह पता है साउथ के अंदर जो परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइन करना उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए अल्टीमेटली वो भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के यूपीए के साथ आ जाएंगे। साउथ तो इस तरह से फोर्टिफाई हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक एक स्टेट को देखिए किस प्रकार से साधा। पंजाब के अंदर यह बिल्कुल बात है कि वहां बहुत ज्यादा फैक्शंस हैं और इनके अंदर ये गोदी मीडिया भी बहुत ज्यादा फैलाता है। असलियत कितनी है कम है, दिखाते ज्यादा हैं। प्रताप सिंह बाजवा जी का कैंप है, राजा वडिंग का कैंप है, चरण सिंह चन्नी का है, ये गोदी मीडिया बताता है। लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है कि आज के तारीख में पंजाब की जनता कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहती है, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया था, और यह भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। चरणजीत सिंह चन्नी जब चीफ मिनिस्टर थे तो राजा वडिंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। चरणजीत चन्नी दलित समाज से आते हैं और राजा वडिंग जट सिख हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो भी जट सिख हैं। अकाली दल के जो नेता हैं वो भी जट सिख हैं। दलितों की बहुत बड़ी जनसंख्या है। लेकिन जो चरणजीत सिंह चन्नी की इमेज है और जो उनकी वर्किंग स्टाइल है वो लो प्रोफाइल में रह के पढ़े लिखे आदमी एमबीए हैं, उनकी अलग टाइप की। और राजा वडिंग की जो स्ट्रेटेजी है और जो काम करने का तरीका है वो एग्रेशन का है। वो एक जो पंजाब के लोग चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोग और पंजाब के लोग ये चाहते हैं कि ऐसा आदमी हो जो वीर धीर हो। जैसे राहुल गांधी ने अपनी इवेंट 2-3 साल में बनाई, लड़ाका टाइप की, सबमिसिव नहीं, फाइटर। जो अमित शाह ने बनाई, योगी आदित्यनाथ भी बुलडोजर चला के बनाई कि वी आर ए फाइटर, आई एम ए फाइटर। वो फाइटर इमेज जो है वो राजा वडिंग। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि चन्नी जी को हम कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे और हो सकता है कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अगला चीफ मिनिस्टर हो जाए, लेकिन इलेक्शन के पहले हम नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे। और राजा वडिंग ने भी कहा कि जो ये कहा जा रहा है कि मेरे और चन्नी जी के बीच में कोई भेद है और चन्नी जी के यहाँ कुछ विधायक मिले और एस्पिरेंट्स मिले, तो वो मिलते रहते हैं, मेरे यहाँ भी मिलते हैं, उनके यहाँ भी मिलते हैं, और चन्नी जी ने अपने मुंह से कुछ कहा नहीं। कांग्रेस के हाईकमान के अगेंस्ट उन्होंने केवल ये कहा कि हाईकमान से जाएंगे, हम अपनी बात पहुंचाएंगे। ठीक है, एवरीबॉडी हैज ए राइट डेमोक्रेसी में। और राहुल गांधी ने भी इंडिकेशन दे दिया कि जो हमने डिसीजन ले लिया फाइनल है, राजा वडिंग प्रेसिडेंट रहेंगे, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चन्नी रहेंगे और प्रताप सिंह बाजवा जो हैं वो लीडर ऑपोजिशन रहेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए कैसे राहुल गांधी ने अपनी बिसात बिछाई। ये हमेशा से देखिए, एक होता है ना, जैसे कहते हैं कि वो एक गधे के साथ पिता और पुत्र जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, गधा भी पैदल जा रहा था। तो लोगों ने शिकायत की, अरे कैसे मूर्ख हैं, गधे को ले जा रहे हैं और दोनों पैदल चल रहे हैं। तो पिता बैठ गया गधे के ऊपर, फिर लोगों ने कहा देखो पिता बैठ गया, बेटे को पैदल चला रहे हैं। फिर बेटे को बिठा दिया, पिता पैदल चलने लगा, तो देखो बेटे को बिठा दिया, पिता पैदल चल रहा है, दोनों बैठ गए, कहने लगे देखो दोनों बैठ गए, गधे को परेशान कर रहे हैं। तो जनता तो देखिए आलोचना करेगी और उसकी आलोचना करने का उसका अधिकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक ये शिकायत की जाती थी कि एक तरफ तो आप पीडीए की बात करते हैं, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और दूसरी तरफ से जो आप वोट मांगते हैं और जो वोट की अपेक्षा करते हैं वो सवर्ण समाज से करते हैं, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप सवर्ण समाज को ज्यादा टिकट देते हैं और पीडीए को नहीं देते हैं, ये शिकायत थी। तो उन्होंने वहां पे राजेंद्र पाल गौतम को ऑब्जर्वर बनाया। राजेंद्र पाल गौतम जब वहां गए और उन्होंने पहले ही दिन, जिस दिन से बने, उन्होंने यात्रा शुरू कर दी, लखनऊ पहुंच गए। अब ये शिकायत करने लगे लोग के साथ वो उनके मंच के अंदर गांधी जी की फोटो नहीं है, नेहरू जी की फोटो नहीं है, केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो है और नीले गमछे दिख रहे हैं। भाई सीधी सी बात, अगर आप चाहते हैं कि पीडीए की बात हो और दलित समाज के उत्थान की बात हो और उसमें राजेंद्र पाल गौतम अगर
जो 25% दलित समाज है, जो आज उपेक्षित फील कर रहा है क्योंकि बहन मायावती ने उनको अकेला छोड़ दिया है, और राजेंद्र पाल गौतम भी उसी समाज से आते हैं जिसमें बहन मायावती आती हैं, और उस रणनीति के तहत उन 25% वोटों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, और सवर्ण समाज जो उनको वोट नहीं देता आया है अभी तक, लेकिन उसके बाद भी लोगों को आपत्ति है। ये बात दूसरी है कि अब ये राम जन्मभूमि के अंदर जो चोरी का मसला आया, इस बार सवर्ण समाज भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर उद्वेलित कोई समय समाज है उत्तर प्रदेश का, तो सवर्ण समाज है, जिन्होंने कार सेवा की थी, दान अपना घर का सामान बेच के, खेत बेच के दिया था, और आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम की रणनीति पहले जब वो दलित वोट और पीडीए वोट के लिए कर रहे हैं, और ये भी सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल बैटल लाइन्स आर ड्रॉन। यादव मुसलमान एक तरफ हैं, सवर्ण एक तरफ हैं, दलित उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो अगर वो 25% दलित समाज को जोड़ने के लिए राजेंद्र पाल गौतम प्रयास कर रहे हैं और उनको फोकस कर रहे हैं, और पीडीए की तरफ फोकस करके अखिलेश यादव और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी लोग निंदा कर रहे हैं। लेकिन निंदा चलिए, उनका करना उनका अधिकार है। तो कर्नाटका को बहुत बढ़िया साधा, उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा साधा, पंजाब को बहुत अच्छा साधा, और राजस्थान के लिए अंदर भी राहुल गांधी ने यह इंडिकेशन दे दिया कि अब नेतृत्व सचिन पायलट करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भी आप देखिए, उमंग सिंघार को और जीतू पटवारी को जिस प्रकार से आगे लाया गया, मानी बात है कि जब ये दो यंग लोगों को सामने लाया जाएगा तो दिग्विजय सिंह को भी अच्छा नहीं लगेगा और कमलनाथ को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ठीक है, नई लीडरशिप है, और जिस तरह उमंग सिंघार काम कर रहे हैं, आदिवासी नेता हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है कांग्रेस वहां पे, जीतू पटवारी भी यंग हैं, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये रणनीति में राहुल गांधी धीरे धीरे, और आप देखिएगा अगले 2-3 महीने के अंदर बाकी जितने स्टेट हैं, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, ये सबको राहुल गांधी साध लेंगे और ऐसे यंग नेतृत्व को देंगे जिनके पास एनर्जी होगी और जो सोशल इंजीनियरिंग के लिए मदद करेंगे। उमंग सिंघार आप जानते हैं आदिवासी नेता हैं, जीतू पटवारी ओबीसी नेता हैं, सचिन पायलट ओबीसी नेता हैं, राजेंद्र पाल गौतम दलित समाज से आते हैं, कर्नाटका के अंदर परमेश्वरन दलित समाज से आते हैं, प्रियंक खड़गे दलित समाज से आते हैं। तो जो जनता चाहती थी, लेकिन दिल से चाहती थी या बाहर से चाहती थी मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ने उस कॉम्बिनेशन को स्ट्राइक करने की कोशिश की है जो हमेशा से उनका वोट बैंक रहा है। और इसके बाद जो 2028 के अंदर कर्नाटका का चुनाव होगा, ये मेरे ख्याल से एक टेस्टिंग ग्राउंड होगा जिसपे शायद मुझे लगता है डीके शिवकुमार बिल्कुल सफल होंगे। पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस नहीं मिला था कांग्रेस को पार्लियामेंट इलेक्शंस में, इस बार मेरे ख्याल से 70% सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है। तेलंगाना में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, केरला में बहुत अच्छा रहेगा, तमिलनाडु में बहुत अच्छा रहेगा, और आंध्र प्रदेश में मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन के पहले पाला बदलेंगे। और उसके बाद जो ये युवाओं का रोष है और जिस प्रकार से डीएपी किसानों को नहीं मिल रही है, किसानों का रोष है, हर वर्ग और हर समाज में रोष है, और जिस प्रकार से बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ी तोड़कर एक बहुत बड़े ऐसे वर्ग को जिनको 5 किलो अनाज देते थे, जो उनका सबसे बड़ा वोटर था, उसको घर बार से विमुख करके सड़क पे लाके उनको भी अपने विरुद्ध कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई सहारा है तो वो चुनाव आयोग का है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस प्रकार से चीजें दिशा में आगे बढ़ रही हैं, चुनाव आयोग भी शायद मदद नहीं कर पाएगा। 5-7% की मदद वो कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा, और जनता का रोष अब इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये जो चोरी की घटनाएं केदारनाथ से आ रही हैं, महाकाल से आ रही हैं, काशी विश्वनाथ से आ रही हैं, और राम जन्मभूमि से आ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले दिन कठिनाई भरे होंगे। और राहुल गांधी की रणनीति, ये अब बाद में लोग रियलाइज करेंगे कितनी अच्छी तरह से और कितनी चतुरता से उन्होंने उसको क्राफ्ट किया है, और उसका कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।